यारों दोस्तों ने बहुत समझाया कि तुम गलती कर रहे हो, कुछ दिन और रुको, फिर एक साथ ईद की छुट्टी में चलेंगे। लेकिन उस पर तो मानो घर वापस लौटने का भूत सवार हो गया था। उसने किसी की ना सुनी और वापस अपने वतन लौट आया। इधर शाफिया के घर का बुरा हाल था। बेटी के भविष्य को लेकर सभी चिंतित थे। कुछ ही दिनों में घरवाले दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। लड़की जिस घर में नाज नखरे से पलती है, वहीं घर की शादी के बाद उसे पराई समझने लगता है। जल्दी से उसकी विदाई हो जाए और अपने ससुराल में वह खुश रहे, यही सोच पूरे परिवार की हो जाती है। शाफिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता, क्या वह बिना शादी किए इस घर में नहीं रह सकती है? और अगर शादीशुदा ही करनी है तो ऐसी जल्दी भी क्या है? कभी खुद को कोसती कि उस दिन अगर आमिर की बात मान कर उसके घर चली जाती तो आज अपने ससुराल में शान से रह रही होती। फिर लगता कि आमिर ने तो उस दिन उसकी बात ही नहीं सुनी, बस अपने घर वापस जाने को लेकर अड़ गया। तरह तरह के सवाल मन को खंगालने पर जवाब किसी का ना होता। पिछले जीवन के प्यार भरे लम्हे अब केवल ख्वाब बनकर रह गए थे। आमिर अपने घर लौटा तो उसकी मम्मी खुशी से फूली ना समाई। मन उदास था, लेकिन बेटे के आने की खुशी में वह सब कुछ भूल गई। बोली, बेटा चिंता ना करो, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। उससे भी अच्छी बहू मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। उसकी मर्जी से ही ये सब हुआ है, इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। अम्मी बोलती जा रही थी, लेकिन आमिर तो मानो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस अंत में केवल इतना ही बोला, अम्मी मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं आज शाफिया से मिलने जाऊंगा। लेकिन बेटा, अब उससे मिलकर क्या करोगे? सिवाय दुख के कि तुम उसको क्या मिलेगा? बीते हुए दुख को तुम केवल और केवल अपना दुख बढ़ाओगे। जब तुम समय के पास बेहतर है तो पिछले गम को भूलकर समय के साथ चलो। अम्मी का अंदाज दार्शनिक हो चला था। नहीं अम्मी, मैं शाफिया से माफ़ी मांग लूँगा। अपनी गलती का प्रायश्चित कर उसे फिर से अपने घर लाऊंगा। आमिर अपनी ही रो में बोलता चला गया, लेकिन बेटा ये संभव नहीं है। नहीं अम्मी, मैं अभी उसके घर जाऊंगा और उसे मनाकर दोबारा इस घर में ले आऊंगा। अपनी अम्मी की बात काटकर वह बोल उठा। अम्मी कुछ और बोलती इससे पहले ही वह शाफिया के घर को निकल गया। शाफिया ने जब सुना कि आमिर आया है तो पल भर को तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल में सारा गुस्सा व दुख मानो गायब हो गया। दौड़कर कमरे से बाहर आई और आंगन पार कर बैठक की तरफ भागी। रास्ते में अब्बू दिखे। वह ठिठक कर वही आंगन में खड़ी हो गई। अब्बू ने उसकी तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों, अब उसके लिए ऐसा उतावलापन क्यों? अब वह तुम्हारे कौन हैं? और अगले ही पल अपनी बीवी के मुताबिक हो बोले, पागल हो गया है आमिर। क्या कह रहा है कि शाफिया से माफ़ी मांगने आया है और इसे लेकर ही वापस जाएगा। शाफिया की अम्मी गुस्से से आग बबूला हो उठी। तलाक देते वक्त क्या उसकी अकल घास चरने गई थी? बुढ़े गुड़ियों का खेल समझ रखा है इसने निकाह और तलाक को। कह दो यहाँ से चला जाए। शाफिया को पता नहीं क्यों अपनी मम्मी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इन 2 महीनों में घर में अम्मी अब्बू उसकी चिंता से ज़्यादा उसके निकाह के लिए चिंतित थे। बस एक बार निकाह हो जाए, फिर अपने शौहर के साथ चली जाएगी। आज एक शौहर अगर इसके अपने किए पर शर्मिंदा है तो उसको दुत्कारने से क्या फ़ायदा? आमिर के साथ तो 4 साल रही है वो, उसका अच्छा व बुरा रूप देख चुकी है। नए आदमी का क्या ठिकाना? अगर वह इससे भी खराब निकला तो? क्यों शाफिया, तुम्हारा क्या विचार है? अब्बू की आवाज़ ने शाफिया की सोच पर विराम लगाया। क्या बोलती हो? चुपचाप नज़रें नीचे किए खड़ी रही। बस एक बार आमिर से मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता नहीं हुई? अब्बू दोबारा
बोले, एक बार आमिर से मिल लो, फिर हम उसे मना कर देंगे। इतनी ज़िद लेकर बैठा है, तुम एक बार उससे मिल लो। जी, बस इतना ही बोली शाफिया और बैठक से पहले औरतों के टंगे पर्दे की ओट तक पहुंच गई। पर्दे की ओट से उसने देखा कि आमिर काफ़ी दुबला हो गया है। पर्दे की ओट से ही बोली, कैसे हैं आप? 4 महीने से इस आवाज़ को तरस गया था आमिर। जब कोई चीज़ आपकी पहुंच से दूर हो तो आपकी उसको पाने की लालसा तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? जवाब के साथ ही उसने भी उसका कुशल क्षेम पूछ लिया। अब ठीक रहने को बचा ही क्या है? शाफिया के स्वर में उदासी थी। मुझे माफ़ कर दो शफू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस गलती की जो सज़ा देना चाहो दे दो, लेकिन वापस लौट आओ। पिछले 2 महीने में दोजख की आग में जला हूँ। गुस्से की एक चिंगारी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। फपक पड़ा आमिर। शाफिया का गुस्सा पता नहीं कहाँ काफुर हो गया। उल्टे उसे आमिर पर दया आने लगी। बोली, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आमिर को इस बात की आशा बिल्कुल नहीं थी, परंतु उसे क्या मालूम था कि शादी के बाद बेटी मायके में बोझ की तरह हो जाती है। उसका पुराना अधिकार ना जाने कब और कैसे कैसे उससे छीन जाता है कि इसका आभास तक नहीं होता है। शाफिया पिछले 2 महीने में इन बातों को भली भांति समझ चुकी थी। सिसकते हुए आमिर से बोल पड़ा, बस शफू, अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुम्हें हाँ कह दिया तो मैं सबको मना लूँगा। शाफिया से भी आमिर का दुख देखा नहीं गया। वह वापस अपने घर लौट आई और सीधे अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल हो गई। अब्बू को जब पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने को राज़ी हैं, तो उसे समझ में नहीं आया कि वह खुश हो या दुखी। उसकी अम्मी ने जब सुना तो बिफर पड़ी। उसे पता भी है कि वह दोनों क्या बोल रहे हैं। ये इतना आसान थोड़े ही है, लेकिन हम अपनी बेटी को घर में बैठाकर भी तो नहीं रख सकते। कहीं न कहीं तो शादी करनी ही पड़ेगी। अब्बू सैयद स्वर में बोले। शादी की चिंता तो पिछले 2 महीने से अम्मी को सोने नहीं दे रही थी। हार कर बोली, तुम तो उचित समझो वह करो। मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशियाँ चाहिए। आमिर के साथ शाफिर चली जाए, इससे एक साथ पूरे परिवार की चिंता का निवारण हो जाता। वरना नया लड़का ढूंढो, निकाह पढ़वाओ और उसका भी गारंटी नहीं कि वह अच्छा निकले। अंदर ही अंदर दोनों तैयार हो गए। आमिर ने जब सुना कि शाफिया के घर वाले तैयार हैं तो वह खुशी से पागल हो गया। भागा भागा अपने घर गया और अपनी अम्मी से बोला, आप अब बिल्कुल चिंता ना करें अम्मी जान, शाफिया और उसके परिवार वाले तैयार हो गए हैं। लेकिन तुम शाफिया को यहाँ लाओगे कब? अम्मी ने शंका जाहिर की। बस अम्मी, अगले जुम्मे को मैं शाफिया को ले आऊँगा। ये इतना आसान नहीं है बेटा। 3 तलाक देने के बाद तुम ऐसे ही उसे अपने साथ नहीं ला सकते हो। अब वह तुम्हारी बीवी नहीं रही। कोई बात नहीं अम्मी, हम फिर से निकाह कर लेंगे। आमिर पूरे जोश में था। ये निकाह और तलाक मजाक नहीं है बेटा। हमारे शरिया में सारी चीज़ों का नियम है। ऐसे मनमर्जी निकाह व तलाक नहीं कर सकते। फिर आमिर ने शंका जाहिर की, अम्मी, अब अगर दोबारा उससे निकाह करना है तो क्या शाफिया को एक बार और किसी से निकाह कर फिर तलाक लेना पड़ेगा और उससे तलाक के बाद वह तुमसे निकाह कर सकती है? और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आमिर थोड़ा जुझला गया था। अम्मी, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम अल्लाह की नाराज़गी को मोल लेना चाहते हो आमिर। अम्मी, हमारा निकाह 2 इंसानों के बीच का समझौता है। इससे अल्लाह का क्या काम? और फिर समझौता तोड़ने या जोड़ने को दोनों पार्टी राज़ी हो तो मज़हब का इससे क्या लेना देना? हमारा इस्लाम नया महज़ब है। इसमें 2 इंसान आपस में समझौता करके रिश्ता बनाते हैं। यहाँ कोई 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है।
जब कॉन्ट्रैक्ट में अल्लाह हमें पूरी आज़ादी दे देते हैं तो फिर तलाक और दोबारा निकाह में अल्लाह क्यों कर दखल देंगे? अम्मी: नहीं बेटा, जो अपने शरिया के हिसाब से जायज़ है वही तुम करोगे। उसकी अम्मी ऐसे ही साफिया से दोबारा निकाह के पक्ष में नहीं थी। एक तो कुछ दिनों पहले ही झगड़ा और दूसरे उसके अब तक बच्चा ना होने की कसक। वह तो सोचती थी कि चलो इस बहाने उससे पिंड छूटा, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए शरिया के इस नियम को लेकर अड़ गई। आमिर किसी भी हालत में शाफिया को खोने के मूड में नहीं था। ससुराल से लौटकर आया था तो उसे लगा था कि सारी समस्या हल हो गई है, लेकिन जब अम्मी का ये फरमान सुना तो वह फिर सोच में पड़ गया। लेकिन वह अब कुछ भी करके शाफिया को हासिल करना चाहता था। बोला: अम्मी, अगर शाफिया ऐसे ही इस घर में आती है तो सही है, पर अब वह ज़रूर आएगी। अगले ही दिन वह पास की मस्जिद के मौलवी जी से मिले। निकाह की बात करने पर मौलवी जी ने भी दोबारा निकाह का वही रास्ता सुझाया जो उसकी अम्मी ने सुझाया था। बोले: बेटा, निकाह इंसानी समझौते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई समस्या आ जाए तो तलाक से इसका निदान पा सकते हैं। लेकिन नबी को मालूम था कि अगर तलाक इतना आसान कर दिया तो इंसान इसको गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए ऐसा नियम बनाया कि 3 बार तलाक देने के बाद ही मियाँ बीवी अलग अलग होंगे। शुरू के 2 तलाक एक तरीके से चेतावनी के रूप में इस्तेमाल होंगे। इस बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर दोनों आराम से साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी बार भी तलाक देने की नौबत आ जाए तो फिर ये मान लिया जाता है कि अब वह दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो मानो पहले और दूसरे तलाक की कोई चर्चा ही नहीं होती है, सीधे 3 तलाक की बात होती है। अब अगर किसी ने सोच समझकर 3 बार तलाक दिया है तो फिर ऐसी स्थिति बदल जाएगी कि वह क्या कर सकता है। फिर निकाह होगा, फिर कलह होगी, फिर तलाक होगा। और अगर किसी ने 3 अलग अलग समय में दिए जाने वाले तलाक को एक ही झटके में दे दिया है, फिर तो उसे इस गुनाह की सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसने शरिया के दिए इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे शरिये में सोच समझकर ये व्यवस्था बनाई गई है कि 3 तलाक के बाद फिर से दोबारा निकाह ना हो पाए। जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो उस राह में आने वाली हर एक बाधा उस चीज़ की भूख और बढ़ा देती है। आमिर अब हर हाल में शाफिया को अपनी बीवी बनाना चाहता था। उसने कहा: अब जो भी हो मौलवी साहब, जो कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, बस शाफिया मेरी होकर रहेगी। ठीक है, फिर एक लड़का ढूंढो जिससे शाफिया का निकाह हो सके और वह फिर तलाक देने के लिए भी राज़ी हो। उसके तलाक देने पर आप दोबारा निकाह कर लेना। बस उस तलाक के बाद 3 महीने इद्दत के गुजारने पड़ेंगे। मौलवी साहब ने किसी विशेषज्ञ के भांति पूरी प्रक्रिया समझा दी। लेकिन ऐसा लड़का अब मैं कहाँ से लाऊं? आमिर मन ही मन बुदबुदाया। कुछ कहा आपने मियाँ? मौलवी साहब उसकी आंखों में झांककर बोले। नहीं मौलवी साहब, मैं सोच रहा था कि ऐसा लड़का अब मैं कहाँ से लाऊं? आमिर ने धीरे से अपनी बात कही। वो तो बेटा, लेकिन लड़का तो आपको खोजना ही पड़ेगा, वह भी ऐसा कि पहले निकाह करे और फिर एक दिन बाद तलाक भी दे। मौलवी साहब की आवाज़ में चिर परिचित गंभीरता थी, जैसा कि उनके लिए एक प्रक्रिया भर हो। लेकिन मैं तो एक दिन भी इंतज़ार नहीं करूँगा, निकाह के तुरंत बाद उसे तलाक देने बोल दूँगा। आमिर मानो एक ही पल भी इंतज़ार करने के मूड में नहीं था। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम एक दिन उसे उसकी बीवी बनकर रहना होगा। जब तक वह मुकम्मल तौर पर बीवी ना बन जाए तब तक वह तलाक नहीं दे सकता, और अगर दे भी दिया जाए तो वह निकाह जायज़ नहीं माना जाएगा।
बेटा फिर तो यह अल्लाह को धोखा देने बात जैसी बात हो गई। उसने कुछ छुपा कर नहीं रखा बेटा। उनका आदेश है कि निकाह होना है तो पूरी तरह से होना है। मौलवी साहब ने मानो एक ही बार में आमिर को सब कुछ समझा दिया। अब तो आमिर और परेशान हो गया। किसे ढूंढे, किसे ये चीज़ बताए, कौन तैयार होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आमिर को परेशान करने लगे। मौलवी साहब तजुर्बेदार थे, पहले भी ऐसी परिस्थिति से रूबरू हो चुके थे। गंभीर मुद्रा में बोले, बेटा मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, मगर पहले से शादीशुदा है तो वह अपनी बीवी के कारण ये निकाह नहीं करेगा, और अगर कुंवारा है तो इस डर से नहीं करेगा कि भविष्य में इससे उसके अपने निकाह में बाधा ना हो, इसलिए ये काम गुप्त तरीके से करना पड़ेगा। मौलवी साहब ने तो आमिर की उलझन और बढ़ा दी। बड़े ही मायूस स्वर में वह बोला, फिर तो ऐसे किसी लड़के को ढूंढना मुश्किल ही है। सो तो है बेटा, आखिर अल्लाह चाहता है कि इंसान को उसके किए की सज़ा मिले, इसलिए तो ऐसा नियम बनाया है। मौलवी साहब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। तो फिर मैं क्या करूं मौलवी साहब? आमिर हताश हो रहा था। मौलवी साहब को लगा कि अब लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका है। बड़े ही सधे स्वभाव में बोले कि बेटा एक उपाय है, उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। कोई बात नहीं मौलवी साहब, पैसे की कोई चिंता नहीं है, बस आप एक वह उपाय बताइए। आमिर उधीर हो उठा। मौलवी साहब का स्वर अभी भी बिल्कुल शांत था। बोले, बेटा 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख? ये तो बहुत है मौलवी साहब। अमीर दबी जुबान में बोला। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर आप खुद देख लो। मौलवी साहब ने अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं नहीं मौलवी साहब, आप सारा काम इंतज़ाम कीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। आमिर का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहा था। ठीक है बेटा, फिर एक दिन तय करके लड़की ले आओ। एक दिन उसका निकाह होगा और अगले दिन तलाक, फिर इद्दत के 3 महीने, उसके बाद तुम उससे निकाह कर लेना। मौलवी साहब ने एक सांस में पूरी बात बता दी। लेकिन लड़का पहले मिले तो फिर मैं शाफिया को लाऊं, आमिर आश्वस्त हो लेना चाहता था। बेटा लड़का इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा, और ऐसी चीज़ों के लफड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। अब तुम ही बताओ, तुमको ऐसा मौका मिलता तो तुम क्या अपनी बेगम के डर से ऐसा करते? मौलवी साहब ने गेंद फेंक फिर से उसी के पाले में डाल दी। आमिर, सही बात है मौलवी जी, लेकिन आपको ऐसा लड़का कैसे मिलेगा? मौलवी, कोई नहीं मिलेगा बेटा, अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। आखिर किसी ना किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा। आमिर का मुंह तो जैसे आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मुंह से बस इतना ही निकला, मौलवी जी आप? हाँ मैं, नहीं तो दूसरा कोई लड़का खोजना मुश्किल भी है, और फिर ना जाने ये बात कितनों तक पहुंच जाएगी। यहाँ तो आज निकाह और कल तलाक, फिर उसी दिन तुम उसे ले जाना, और 3 महीने बाद मैं भी तुम दोनों का निकाह पढ़वा लूँगा। मौलवी साहब ने समझने वाले अंदाज में जवाब दिया। आमिर को ये बात जच गई। लगा ये सही है, ये बात भी केवल 2 व्यक्तियों के बीच रहेगी, वरना अगर वह लड़का ढूंढने निकला तो पता नहीं कितनों को ये बात बतानी पड़ेगी, और देरी होगी सो अलग। वह झटपट तैयार हो गया। अगले ही दिन आमिर शाफिया को लाने उसके घर पहुंचा। शाफिया के घरवाले ने जब सुना कि वह शाफिया को लेने आया है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी ये कैसे शाफिया को ले जा सकता है। लेकिन जब आमिर ने बताया कि मौलवी जी से सारी बात हो गई है और वह शरीयत के हिसाब से सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे, तो थोड़ा मन महसूस कर ही सही, लेकिन शाफिया को उसके साथ भेजने को राजी हो गए। उन्हें ये सब अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन ये सोचकर शांत हो गए कि आखिर बच्ची की शादी किसी न किसी से तो करनी ही पड़ेगी। फिर आमिर तो देखा भला लड़का है, पता नहीं दूसरा लड़का कैसा होगा। उसी दिन शाम तक आमिर शाफिया को लेकर अपने घर लौट गया। रात को जब शाफिया काम ख़त्म करके अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो आमिर की अम्मी ने
उसे रोका। बोली, बेटी आज तुम बरामदे में ही सो जाओ। शाफिया को ये थोड़ा अटपटा सा लगा। शाफिया, क्यों अम्मी, कोई काम है आपको? अम्मी, नहीं बेटी, लेकिन अभी तुम आमिर के पास नहीं सो सकती। शाफिया, क्यों अम्मी? अम्मी, बेटी तुम्हें आमिर ने कुछ बताया नहीं? शाफिया के चेहरे पर उलझन भरे सवाल थे। उसने ना की मुद्रा से सिर हिलाया। फिर अम्मी ने उसे सारी बात समझाई। उसे बताया कि अब तुम आमिर की बीवी नहीं हो और अब सीधे सीधे उससे निकाह भी नहीं कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें एक और निकाह कर उससे तलाक लेना होगा। उसके बाद ही तुम दोबारा आमिर से शादी कर पाओगी। शाफिया का सारा उत्साह काफुर हो चुका था। हजारों सवाल उसके मन को बौंध रहे थे, लेकिन उनका जवाब देने वाला आमिर अपने कमरे में सो रहा था। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या मेरे अब्बू अम्मी को ये सब पता होगा? क्या इसके लिए वे सब तैयार होंगे? आमिर खुद मेरा निकाह दूसरा करवाएगा? क्या यही रास्ता है?